फरवरी 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय ओशन सेवा ने एक चेतावनी जारी की थी। सुबह की खबर थी कि उत्तरी पोल के ऊपर के वायुमंडल में तापमान असामान्य रूप से विघटित हो गया है, जिसके कारण 2023 के अंत तक वहां से आइस कनाडा और यूरोप की ओर एक अत्यधिक ठंडी वाले तूफान के रूप में आ सकती है और निर्माणशीलता से जुड़े लोग इसे सबसे घातक कोल्ड वेव कह रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राज्यों में हुई गहरी ठंड में 20 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। यह वेव उससे भी भारी हो सकती है। वास्तविक रूप से जनवरी 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 27 वर्षों में आए सबसे ठंडे कोल्ड वेव का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। इस कोल्ड वेव ने इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया कि संयुक्त राज्यों के 27 राज्यों को पूरी तरह बर्फ से ढक लिया था। यूएस के सबसे गर्म राज्य टेक्सास, जहां पर सामान्य तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता है, उस समय तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इसके परिणाम स्वरूप यूएस को अपने 5000 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा और इन सभी घटनाओं के कारण यूएस को $950 मिलियन का नुकसान हुआ था। रोज बढ़ती ठंडी के कारण हालात इतने खराब हो गए कि सिर्फ 2 दिनों में इस ठंड ने 20 लोगों की जानें ले ली। अब इस तरह के खतरनाक पोलर वातावरण को हम आमतौर पर उत्तरी या दक्षिणी पोल पर ही देखते हैं। तो आखिरकार ये खतरनाक वातावरण यूएस तक कैसे पहुंचा? खैर, इसे आसान भाषा में समझाते हैं। 24 घंटों में हमारे पोलों पर एक ठंडी हवा का बवंडर बन जाता है, जिसकी रफ्तार लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और हम उसे पोलर बवंडर कहते हैं। इसकी ताकत आज से करीब 80 साल पहले 1940 में यूएस द्वारा बॉम्ब गिराकर मापी गई थी। यह समय था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड तैयारी में था और अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लगभग 50,000 सैन्य हवाई जहाज बनाने का प्रस्ताव दिया था और इसके लिए उन्हें 10,000 मीटियोरोलॉजी ट्रेंड ऑफिसर्स की आवश्यकता थी। उन दिनों एक प्रसिद्ध स्वीडिश मीटियोरोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताफ रॉस भी थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मीटियोरोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और उन्हें इस यूएस सैन्य परियोजना का हिस्सा बनाया गया। वेल डेवर ने उस समय बारीकी से नोट किया कि वॉर प्लेन्स के बम्स अक्सर अपने लक्ष्य को छू नहीं पाते थे। उन्होंने देखा कि जब इन प्लेन्स ने बम फेंकने का काम किया तो इससे उन्हें लगा कि यह ऊंचाई इन बम्स के लक्ष्य को छूने में मदद कर सकती है। इस परिस्थिति को उन्होंने पहली बार अर्ली 20वीं सदी में खोजा था। यदि सच्चाई बताई जाए तो रॉस ने लंबे समय से ही पोलर वायुमंडल में रुचि रखी थी और इसी कारण वे यूएस के मीट इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद इस घटना के बारे में सोचने लगे। तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि शायद यूएस के प्लेन्स के बॉम्ब्स छोड़ने के बाद यह विमर्शित हो रहे हैं क्योंकि वे ऊंचाई से वापस आ रहे हैं। अब क्या कोई प्राकृतिक प्रकोप को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने तय किया कि वे कब और कहां बॉम्ब छोड़ेंगे। इसे पूर्वानुमानित करने के लिए एक गणित मॉडल तैयार किया है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस गणित मॉडल की मदद से बाद में पता लगाया कि पोल अरविंद वास्तव में एक जैसे धरती के चाकरियों की तरह हैं, लेकिन वे न केवल यूएस की हवा को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरी पृथ्वी के मौसम को भी। ये वह है जो ग्लोबल मौसम पैटर्न को प्रभावित करने में मदद करते हैं। इनको पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। जेट स्ट्रीम और उनके विशेषज्ञों ने और अधिक अनुसंधान करने के बाद पाया कि जेट स्ट्रीम वास्तव में पोलर वर्टेक्स की एक विस्तारण नहीं है, बल्कि ये पोल्स पर ही फंसे रहते हैं और कभी-कभी ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर भी एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जेट स्ट्रीम से रुक नहीं सकते? मैं समझता हूं, तो फिर चलो हम इसे आसान और सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं बताऊंगा वह नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों पर लागू हो सकता है। मैं इस संक्षेप में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रख रहा हूं। ठीक है, हम इस चीज को बेहद सरल तरीके से समझते हैं। यह मैकेनिज्म है। पृथ्वी के समकक्ष रेखा पर सीधे सूरज के प्रक्षिप्त प्रकाश के कारण वहां की हवा गर्म हो जाती है। अब जब हम गर्म हवा को ठंडी हवा के साथ तुलना करते हैं तो गर्म हवा अधिक हल्की होती है। इसके परिणाम स्वरूप
समकक्ष रेखा पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है और फिर जब वह ऊपर की ओर बढ़ता है, यह गर्म हवा ठंडी और भारी हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि यह नॉर्थ लैटिट्यूड की दिशा में 30 डिग्री तक आकर्षित होती है, जिसमें सभी ट्रॉपिकल क्षेत्र शामिल हैं और नॉर्थ की ओर से आ रही ठंडी हवा के साथ मिल जाती है। इस मुकाबले के बाद गर्म हवा पृथ्वी के वाटर सर्कुलेशन कार्यक्रम में प्रवृत्त होती है, जिससे एक उच्च दबाव क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस गर्म हवा सर्कुलेशन का दूसरा शाखा पश्चिमी दिशा में वेस्टर्न लीज के रूप में बहता है। यह वेस्टर्न लीज 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास तात्कालिक पोलर क्षेत्र पर पहुंचता है और यहां पर शीतल हवा के साथ मिलता है। दोनों शाखाएं मिलकर पृथ्वी के सर्कुलेशन पैटर्न को पूरा करती हैं। अब क्योंकि इन दोनों शाखाओं के बीच में गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच कोई अनशने जगह नहीं होती, इसलिए ये ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे सभी पोलर क्षेत्र पर एक न्यूट्रल प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। तो जैसे हमने इक्वेटर क्षेत्र के साथ देखा था, वैसे ही यह ऊपर बढ़ने वाली हवा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिनमें से एक हिस्सा पूर्ण साउथ की ओर जाता है और सभी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वापस आने वाली हवा से मिलकर कोलाइड होता है और इस सर्कुलेशन पैटर्न को मीटरोलॉजिकल फेरल सेल कहा जाता है। उत्तरी पोल की ओर जाते हुए नॉर्थ पोल पर सिंक होता है और इस सिंकिंग की वजह से वहां पर एक उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है, जिसके बाद यह साउथ की ओर पोलर ईस्टर्ली ईस्ट के रूप में बेहतर हो जाता है। यह पोलर ईस्टर्ली ईस्ट सभी पोलर रीजन में से आ रही गर्म हवा के साथ मिलकर कोलाइड होता है और फिर पोल्स की ओर बढ़ता है। इस पोल्स के शीर्षिक सर्कुलेशन पैटर्न को पोलर सेल कहा जाता है। इसी तरह हमने देखा कि पूरे पृथ्वी पर वायुमंडल सर्कुलेशन की वजह से 3 साइकिल्स बनते हैं, कैरल सेल और पोलर सेल, और इनकी सेल्स के कारण वायुमंडल के लो प्रेशर क्षेत्र और उच्च प्रेशर क्षेत्र बनते हैं। यह वायुमंडल के सभी ट्रॉपिकल और पोलर क्षेत्रों में फैला होता है और इसका फॉर्मेशन पूरी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में होता है। विपरीत रूप से पोलर वर्टेक्स ट्रोपोपॉज में बनता है, जो वायुमंडल की सीमा होती है। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि पोलर क्षेत्र से आ रही ठंडी हवा और एक वेनर से आ रही गर्म हवा के मिलने से इस स्थल को पॉपुलर फ्रंट कहा जाता है। इस कोलिजन के परिणाम स्वरूप सभी ट्रॉपिकल क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से पोलर क्षेत्र के ऊपर यह चढ़ जाता है। यहीं पर होता है एक ट्विस्ट। यदि गर्म हवा हमेशा ऊपर से निकल सकती है, तो फिर वो ठंडी हवा के साथ क्यों मिल रही है? और दूसरी बात, यदि यह पूरा विंड फ्लोर उत्तर से दक्षिण की दिशा में होता है, तो पोलर वर्टेक्स क्यों पूरी तरह से पूर्व की ओर होता है, जैसे कोई तूफान? इसके पीछे का कारण है कोरियोलिस बल। यह एक प्रकार का फोर्स है। यह लगता है क्योंकि जब वस्तु घूमते हुए जाती है, तो वह वर्तमान की तरफ जाने के बजाय पूर्व की ओर घूमने की कोशिश करती है, क्योंकि यह पूर्व की दिशा में बहती जा रही होती है। इसी प्रकार पोल्स क्षेत्र पर आने वाली ठंडी हवा भी घूमते हुए वर्तमान की तरफ जाने के बजाय पूर्व की ओर जाती है, और यही कारण है कि यहां पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है और एक पोलर वर्टेक्स फॉर्म होता है। कोरियोलिस फोर्स इस प्रक्रिया को विचारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह वस्तु को उसके पूर्वी दिशा की ओर मोड़ता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्मांड में पोलर वर्टेक्स जैसे गर्मी और ठंडी क्षेत्र बनते हैं। अब जहां पॉपुलर फ्रंट बनता है और पोल से आ रही ठंडी हवा और एक वेटर से आ रही गर्म हवा मिलती है, वहां भी कोरियोलिस प्रभाव की वजह से ये दोनों हवाओं का दिशा विपरीत हो जाता है और यह उन्हें आपस में उलटे दिशा में घूमने को मजबूर करता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी पोलर क्षेत्र के ऊपर एक आतरंक बनता है। यहां पर कोई नॉन पोलर जेट स्ट्रीम नहीं होता और यह पोलर जेट स्ट्रीम को किसी प्रकार के सीमा या बॉर्डर पर पकड़ लेता है, जैसे कि पोलर वर्टेक्स को पोल्स पर ही बंद कर देता है। यह बॉर्डर आमतौर पर काफी मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी यह टूट जाता है या किसी क्षेत्र के कारण कमजोर हो जाता है, जिससे विशेष क्षेत्र की ठंडी हवा उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है और हम उसे कोल्ड वेव कहते हैं।
इसका कारण यह होता है कि जब एक वेटर का तापमान अपने आप में काफी उच्च होता है तो पोलर जेट स्ट्रीम काफी मजबूत होती है और पोलर वर्टेक्स को पूरी तरह से अपने अंदर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आने लगता है, विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में, वहां पोलर और एक वेटर क्षेत्रों के बीच तापमान अंतर कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पोलर जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है और इस तरह के वायरल पैटर्न को बनाने लगती है। इससे होता यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो पहले कोल्ड थे उनमें अब बर्फ गिरने लगती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्र। इससे हम देखते हैं कि तापमान के अंतर की वजह से मौसम पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र का बर्फ मेल्ट हो रहा है, जिससे सूरज की किरणें पहले बर्फ पर पड़ने की बजाय अब वह बर्फ के पिघलने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप जहां पहले बर्फ के कारण सूरज की किरणें प्रतिबिंबित होती थीं, अब वहां बर्फ की जगह पानी है, जिससे सूरज की किरणें पिघलाती हैं। ये जो बर्फ की जगह पानी हो रहा है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र और इक्वेटोरियल क्षेत्र के बीच तापमान अंतर कम हो रहा है। इससे पोलर जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है और वे एक ऐसे पैटर्न में फ्लो करने लगती हैं जिससे अधिक ठंडी हवाओं का प्रवाह होने लगता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रहती है तो यह संभावना है कि और भी अधिक पोलर वर्टेक्स लीक होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर असर होगा। साथ ही यह वायरल पैटर्न और मौसम परिवर्तन को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आपको याद हो, मैंने पहले कहा था कि पोलर वर्टेक्स का लीक सामान्यतः केवल 2 से 3 बार एक दशक में होता है, लेकिन नवीनतम अनुसंधान के अनुसार इन लीकों की फ्रीक्वेंसी पिछले 4 दशकों में काफी बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। कनाडा के मौसम विशेषज्ञ एंडरसन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र का बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण पहले बर्फ की वजह से सूर्य किरण रिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन अब इसका पिघलने से अब्सॉर्ब हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रॉक टिकरी जन वार्मिंग के चलते अगाधे संकट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि समय के साथ समीक्षा की जाए तो हम पाते हैं कि इक्वेटोरियल और पोलर क्षेत्रों में तापमान में अधिक अंतर नहीं बचा है, तो पोलर जेट स्ट्रीम कमजोर हो जाती है और इसके कारण पोलर वर्टेक्स और इंटर्न सर्दी की लहरों की वार्दी बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का यह डर है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी गति से बढ़ती रही तो एक नई मौसम परिस्थिति के अवलोकन की संभावना है और इसके परिणाम स्वरूप पोलार जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जल के तापमान में वृद्धि होगी और जल में मौजूद मछलियां मर सकती हैं। अगर मछलियां नहीं बचेंगी तो उन पर सरवाइव करने वाले पेंगुइन्स और सील्स भी आशंकित हैं कि वे लापता हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पोलर क्षेत्रों में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को खाने की कमी हो सकती है। साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आर्कटिक क्षेत्र में स्थायी रूप से फ्रोजन ग्राउंड है, जिसमें मीथेन गैस बंद होता है। यह गैस अपने अंदर बंद होता है तो तापमान के बढ़ने के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल सकता है, जिससे इसमें मौजूद मीथेन आकाशमंडल में छूट सकता है। यह मीथेन अपने प्रॉपर्टीज की वजह से ही ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे मेल्टिंग का यह साइकिल चलता रहेगा और देखते ही देखते कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से सारे स्पीसीज हो सकते हैं। नाउ, अगर ऐसा हुआ तो लेट माई ओन ऑल्सो टेल यू, यह काफी ऑनवर्ड मोमेंट होगा हम होम के लिए, क्योंकि ऐसा पार्ट ऑफ पॉपुलर थ्योरी हमने ही हमारे सिबलिंग स्पीशीज को खत्म किया था और अब जिन्स ठंडे पोलर वर्टेक्स ने आज से करीब 4000 साल पहले उन्हें जन्म दिया था, वहीं पोटेंशियल ही भविष्य में हमें खत्म कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता था तो जब बात आती है कि पोलर वर्टेक्स ने अपने अंदर कुछ अनुकूलन यातायात किया, तो यह वास्तविक है कि इससे स्पीशीज उनके अंदर मौजूद जीन में म्यूटेशन हुआ है, जिससे उनकी आंखों का रंग नीला हो गया है, जिसके कुछ फायदे हैं। पहला, इसके लो सनलाइट को भी सूरज की यूवी रेडिएशन के प्रभाव से बचाता है, जिससे उनके शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। और साथ ही यह सुनाया जाता है कि इससे हमारा त्वचा विटामिन डी उत्पन्न कर सकता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सुधार मिलता है। दूसरा,
इससे उनकी नीली आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे वे कम रोशनी में भी चीजें देख सकते थे। इसके अलावा समय के साथ वे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने ऊपर हेयर विकसित करने लगे, जिससे वे सड़क से हट सकते थे। इस दौरान पोलर वर्टेक्स ने न्यूमैन एवोल्यूशन को भी एक विशेष दिशा में आकार दिया, और आज भी यह किसी नियंत्रण या मानसिक दिशा में नहीं है। जब होमो सैपियंस यूरोप में पहुंचे तो पोलर वर्टेक्स ने उनमें कुछ अनुकूलन दिखाए। इसका मतलब है कि पोलर वर्टेक्स ने मानव विकास के पेड़ को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी पेल स्किन और नीली आंखों के असर से हमारे देह को सूरज की U रेडिएशन से बचाने में मदद मिली, और इससे हमारी त्वचा विटामिन डी उत्पन्न कर सकती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बेहतर बनाती है। दूसरा, उनकी नीली आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, जिससे वे कम रोशनी के माहौल में भी आसानी से देख सकते थे। इसके अलावा समय के साथ वे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए खुद को विकसित करने लगे, जिससे वे अपनी सुरक्षा में सुधार कर सकते थे। इस दौरान पोलर वर्टेक्स ने न्यूमैन एवोल्यूशन को एक विशिष्ट दिशा में आकार दिया, और यह आज भी किसी नियंत्रण या मानसिक दिशा में नहीं है। इसका मतलब है कि होमो सैपियंस ने यूरोप में जाकर पेल स्किन और ब्लू आईज वाले आदमियों को अपनाया, यानी कि पोलर वर्टेक्स ने मानव विकास के पेड़ को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह एक दुखद तथ्य है कि यही कारण हो सकता है कि अधिकांश मानवों का अंत हो। उन लोगों के लिए जो पोल से दूर रहते हैं, इसका मतलब है कि समुद्री स्तर की बढ़ोतरी के कारण धीरे धीरे सभी तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। चेन्नई, कोलकाता, बैंकॉक, मनीला जैसे तटीय शहरों के बारे में पूर्वानुमान किया जा रहा है कि अगले 50 सालों में वे समुद्र में लबाई बना सकते हैं। इस निरंतर तापमान बदलाव की वजह से समुद्रों में एक वैद्युतिक प्रणाली का आगमन होगा, जिसे हम एल नीनो कहते हैं। यह एक वीडियो द्वारा जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां देख सकते हैं। साइंटिस्ट्स का यह पूर्वानुमान है कि यह घटना होने वाली है। आप इसे यहां जांच सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट प्राप्त करें।